मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से। आज हम अगस्त माह का मासिक टेस्ट इसको हल करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने हल कर लिया होगा। फिर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें हम समझेंगे और समझने के बाद इनका पुनः अभ्यास आपको करना होगा। तो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए ये प्रश्न पत्र है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु इन्हें पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन खालिस्तान एवं दुर्लभ हैं। तो इसका सही उत्तर है सीमित। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं असीमित हैं, निरंतर लगातार एक के बाद दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं, किंतु जिनके माध्यम से हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वह संसाधन एक सीमा तक होते हैं, अर्थात वो जो है वो सीमित हैं। प्रश्न दूसरा, संसाधनों के खालिस्तान प्रयोग संभव होते हैं। इसका सही उत्तर है वैकल्पिक। जो भी संसाधन है जिनके माध्यम से हम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं वे संसाधन जो होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक का आशय है जिसका एक से अधिक प्रयोग हो सकता है। जैसे हम देखें, मान लो भूमि, तो भूमि के प्रयोग विकल्प के रूप में भूमि का प्रयोग हम उस पर खेती भी कर सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, पार्क भी बना सकते हैं। या संसाधन के रूप में हमारे पास पैसे हैं तो उन पैसों को हम विभिन्न खर्चों में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास यदि 10 रुपये हैं तो 10 रुपये के को खर्च करने के हमारे पास कई विकल्प होते हैं। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं अनेक होती हैं, उनमें से हम किन आवश्यकताओं पर उनको खर्च करें उसके विकल्प हमारे पास एक से अधिक होते हैं। फिर अलग बात है कि हम उसको जिन पर खर्च करना चाहें, लेकिन एक समय में उसके जो प्रयोग जो होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं। प्रश्न तीसरा, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय खालिस्तान कहलाता है। इसका सही उत्तर है उपयोग, जिसे हम उपभोग भी कहते हैं। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए ही वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है। इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए आवश्यक है उपभोग के अंतर्गत, क्योंकि जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी तभी वो वस्तु क्रय करेगा और उसका उपभोग करेगा। तो ये उपभोग की परिभाषा भी बनती है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब वस्तुओं सेवाओं का उपयोग किया जाता है या वस्तुओं सेवाओं को क्रय किया जाता है उसे हम उपयोग या उपभोग कहते हैं। चौथा, उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर है उत्पादन। उत्पादन अर्थात वस्तुओं को बनाना, निर्माण करना। जो भी उत्पादक होते हैं उन उत्पादकों का कार्य होता है कि वो वस्तुओं को निर्मित करते हैं। यहाँ सेवाएं शब्द भी आ सकता है, सेवाओं का भी निर्माण करते हैं। सेवा क्षेत्र में जैसे बैंक या टैक्सी चलाना या कई सेवा क्षेत्र होते हैं, तो इनको भी हम उत्पादन के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र की गई सूचनाओं पर निर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर है प्राथमिक। समंक अर्थात आंकड़े जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं उनको अनुसंधान करता या जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वह स्वयं एकत्र करता है संबंधित के पास जाकर, वो आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक। इसके बाद प्रश्न पत्र में 2 अंक के प्रश्न हैं। तो 2 अंक के प्रश्न के हिसाब से हमें कितना लिखना है ये भी ध्यान देना है। सार्थक हमें लिखना है ताकि हमें पूरे नंबर मिले। तो पहला प्रश्न है, सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी को 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन से सांख्यिकी का अभिप्राय होता है आंकड़ों के एकत्रीकरण, व्यवस्थितीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन। सबसे पहले जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है तो वो कहलाते एकत्रीकरण। इसके बाद उन आंकड़ों को व्यवस्थित करता है, अर्थात उनको क्रम से जमाता है, फिर उनको सारणी में या चित्र के द्वारा उनको प्रस्तुत करता है, उनका एनालिसिस करता है कि जो भी आंकड़े उनके काम के हों। फिर निर्वचन अर्थात उनको चुनाव करता है कि जो भी जिस तरीके से उनका उद्देश्य होता है उसके अनुसार उन आंकड़ों को वो लेता है। तो एक वचन के अंतर्गत जो सांख्यिकी है वह सांख्यिकी विधियां कहलाती है, और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकी जो समंकों के समूह होते हैं उनसे होता है। समंकों के समूह अर्थात बहुत सारे आंकड़े जो होते हैं वो ऐसे आंकड़े होते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो संबंधित आंकड़े होते हैं वो ऐसे भी होते हैं
कि तुलनात्मक भी होते हैं ना, हम एक दूसरे से तुलना भी कर सकते हैं। तो यहाँ एकवचन के रूप में भी हम सांख्यिकी अर्थ बता सकते हैं और बहुवचन के रूप में भी बता सकते हैं, या दोनों को मिला के भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो यहाँ उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता या ना जो भी व्यक्ति होते हैं वे वस्तुओं और सेवाओं का या तो उपभोग करते हैं या उनको उपयोग में लाता है, यानी उनको स्वयं उपभोग करते हैं। उपभोग जो होते हैं वो शीघ्र उपभोग या मंद उपभोग होता है। तो जो भी व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता है वह व्यक्ति विशेष कहलाता है उपभोक्ता। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं भी इसमें लिखी हुई हैं। उपभोक्ता वस्तुएं किन वस्तुओं का उपभोग करता है व्यक्ति? गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल। इसके बाद कुछ मंद उपभोग भी होते हैं। मंद उपभोग के अंतर्गत स्थायी वस्तुएं आती हैं, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल। तो इन वस्तुओं का उपभोग व्यक्ति लंबे समय तक करता है, ये स्थायी वस्तुएं कहलाती हैं, और इनका उपभोग जो है मंद उपभोग कहलाता है। तो यहाँ उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो होता है वो व्यक्ति विशेष कहलाता है। वही व्यक्ति उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। फिर उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक अर्थात उत्पादन करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन तथा बिक्री करता है। जो भी उत्पादक होते हैं उनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना या आय अर्जित करना। इसी उद्देश्य से वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और उत्पादित करने के पश्चात वो वस्तुओं और सेवाओं को बेचते हैं, विक्रय करते हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। तो अर्थशास्त्र के जो प्रमुख विभाग हैं वे हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। 2 नंबर के हिसाब से हम नाम लिख सकते हैं। बाकी उपभोग से आशय है जब आवश्यकता की संतुष्टि के लिए व्यक्ति वस्तुओं का यूज करता है या क्रय करता है। उत्पादन जब व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का विनिर्माण करता है। विनिमय होता है जब दो पक्षों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या क्रय विक्रय होता है वो विनिमय कहलाता है। ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक जो होता है विनिमय। वितरण उत्पादन के साधनों के माध्यम से जो भी उत्पादन कार्य किया जाता है और उस उत्पादित हिस्से को या राष्ट्रीय के हिस्से को उत्पादन के विभिन्न साधनों में जो वितरित किया जाता है वह वितरण कहलाता है। और राजस्व के अंतर्गत सरकार की आय और व्यय आती है, आय व्यय का समायोजन भी आता है। तो 2 नंबर के प्रश्न में हमें केवल नाम लिखना है, तो इतना ही पर्याप्त है। फिर है प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? 2 अंक का ही प्रश्न है ये, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? तो प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्रित कर रहा हो। यह आंकड़े मौलिक होते हैं। तो जो भी अनुसंधानकर्ता होता है, जो व्यक्ति विशेष होते हैं, जैसे मैं स्वयं यदि कोई अनुसंधान कार्य कर रही हूँ या क्लास में ही कोई किसी विषय के हमको प्राप्तांक चाहिए, तो हम हर उस बच्चे से प्राप्तांक लेंगे जिनके पास वो कॉपी है, या हम स्वयं एकत्रित करेंगे, हम स्वयं लिखेंगे वो आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से, या तो कॉपी से लिखेंगे या कहीं से, लेकिन वह कार्य मैं स्वयं करूंगी प्रत्यक्ष रूप से, तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और वही कार्य यदि अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो प्राथमिक समंक में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी अनुसंधानकर्ता होते हैं वे स्वयं यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर करते हैं संबंधित से, और ये आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, शुद्ध होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता ये कार्य स्वयं करता है। इसके बाद 3 अंक के प्रश्न हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर के जो ये पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न में जैसे है समंक या आंकड़े किसे कहते हैं? तो समंक या आंकड़े तथ्यों के उस समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों द्वारा पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार जिनकी गणना या अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके द्वारा एकत्रित किया जाता है, तथा जो तुलना के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कोई भी संख्या यदि हम लिख दें तो वो समंक नहीं कहलाएगा, लेकिन जो भी संख्याएं होती हैं उनके पीछे कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे 8, 15, 20 ऐसे हमने संख्याएं लिखती तो वो समंक नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, यदि हम कहें कि ये किसी परिवार की आय है, उसके अंक हैं, ये 10 परिवारों की आय, या व्यक्ति विशेष के किसी विद्यार्थी के समस्त विषयों के अंक लिख दें, तो जो भी आंकड़े या समंक होते हैं वो किसी पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं वो, और समूह में होते हैं। कोई भी एक संख्या समंक नहीं होती, समंक जो होते हैं वो समूह में होते हैं।
तभी तो हम उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर द्वितीयक समंक का अर्थ लिखिए। तो जैसे अपन ने भी देखा था, समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो द्वितीयक समंक जो होते हैं ये वे समंक होते हैं जिनका संग्रह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले किया गया हो। यानी कोई अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार उनको एकत्रित कर रहा है, लेकिन उसी को यदि कोई दूसरा अनुसंधानकर्ता ले रहा है, यानी देखिए इसमें क्या लिखा है कि जिनका संग्रह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले किया जा चुका हो और उनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के लिए भी किया गया हो। द्वितीयक समंक मुख्य रूप से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा पत्र पत्रिकाओं व प्रतिवेदन में से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम 10 परिवारों की आय एकत्रित करें, हम स्वयं कर रहे हैं तो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। लेकिन यदि किसी अन्य व्यक्ति को वो आंकड़े चाहिए तो वो स्वयं जाकर नहीं जाएगा उन परिवारों के पास, वह मुझसे ले लेगा। तो चूंकि मेरे पास वो आंकड़े हैं संबंधित, तो वो मेरे से ले सकता है। या किसी के उद्देश्य किसी मिलता जुलता है तो उन्हें जहां भी वो आंकड़े मिल रहे हैं पत्र पत्रिकाओं में, प्रतिवेदन में। अब द्वितीयक आंकड़ों में हम ध्यान रखेंगे इनका प्रयोग प्रथम बार नहीं होता। प्राथमिक आंकड़ों को आप ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखिए कि प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग प्रथम बार होता है और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग प्रथम बार नहीं होता। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के कोई 3 कार्य लिखिए। तो 3 अंक के का प्रश्न है यदि, तो हमें 3 बिंदु लिख के उनकी व्याख्या जरूर करनी है। तो सांख्यिकी के कार्य, पहला है सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। तो सांख्यिकी जो है विषय है, ये संख्याओं का ही विषय है। इनमें संख्या से संबंधित आंकड़े होते हैं। तो जो भी तथ्य होती है, जो भी घटना, जो भी बात या जो भी अनुसंधान होता है, उसमें जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो काय में होते हैं, संख्याओं में होते हैं। तो सांख्यिकी तथ्यों को अंकों में प्रदर्शित कर सार्थक बनाती है। जो भी तथ्य होते हैं उनको हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं। संख्या से संबंधित तथ्य होते हैं जैसे जनसंख्या, उत्पादन, आयु, ऊंचाई, भार, इनका संबंध, सभी का संबंध काय में है, संख्या में है। जिन्हें संख्या में व्यक्त करके अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमें किसी देश की जनसंख्या की देखना है, जनगणना करनी है, तो उनके आंकड़े जो हों एकत्रित करके हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी अंक होते हैं, तथ्य संख्याओं में होते हैं। तो जो तथ्य सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं उनका आसानी से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सांख्यिकी ही तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करती है। जैसे हम 2 देशों की आय देखें तो कौन सी देश की आय ज्यादा है, वो देश ज्यादा विकसित कहलाएगा अपेक्षाकृत कम आय वाले से। इसी प्रकार से यदि हम क्लास में देखें, काफ़ी बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों की ऊंचाई देखेंगे, तब हम उसमें कुछ उद्देश्य निकाल सकते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, उसके बाद कम कितनी। तो जिनका संबंध संख्याओं से होता है वो आंकड़े हम एकत्रित करते हैं, तो उसके पश्चात हम उसमें तुलना भी कर सकते हैं। फिर नीति निर्धारण में सहायक जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, सांख्यिकी में जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी सहायता से ही कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियां निर्धारित की जाती हैं। जैसे देश में यदि आय से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए, तो यदि हम देश में देखेंगे कि गरीबी ज़्यादा है, तब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कर सकती है या राशनिंग की व्यवस्था कर सकती है। आगे लिखा हुआ किसी भी नीति के प्रभावों का मूल्यांकन भी सांख्यिकी रीतियों द्वारा ही किया जाता है। जो भी नीति बनाए उसका प्रभाव क्या हुआ, तो उसको अभी सर्वे करके फिर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तब देखा जाता है कि ये रीतियां जो है वो सांख्यिकी रीतियां जो बनाई गई हैं ये सार्थक है या नहीं। तो नीति के निर्धारण में भी ये सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली के 3 गुण बताइए। तो प्रश्नावली जो है वो आंकड़ों के एकत्रीकरण की ये विधि है। जब प्रश्नावली के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो भी प्रश्नावली बनाई जाती है उसके गुण लिखना है अपने को। तो ये भी 3 बिंदु लिखना है अपने को, तीनों की व्याख्या करना है, 3 अंक है। तो पहला गुण है उचित क्रम। प्रश्नावली तैयार करते समय जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है उनका क्रम सही होना चाहिए। जो भी प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं उनका क्रम कैसे सही होना चाहिए। जैसे यदि पहला प्रश्न ले रहे हैं कि क्या आप नौकरी करते हैं, अब उसके बाद दूसरा प्रश्न ले रहे हैं यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है, यानी दूसरा प्रश्न जो है वो उसी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों का क्रम जो है वो उचित रूप में रखना चाहिए। दूसरा है आकार। प्रश्नावली का आकार, आकार अर्थात जो बड़ी या छोटी कैसी होना चाहिए। तो प्रश्नावली का आकार पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त से आशय क्या है कि प्रश्नावली ना तो बहुत अधिक बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत अधिक छोटी। तो यहाँ बड़ी छोटी से आशय है कि प्रश्नों की संख्या, यदि प्रश्न संख्या बहुत अधिक होगी तो बड़ी कहलाएगी और बहुत कम होगी तो छोटी। बहुत बड़ी होगी तो संबंधित जो है वो
बोर हो जाएगा या समय नहीं निकाल पाएगा, और बहुत छोटी होगी तो हो सकता है उद्देश्य ही ना निकले। तो प्रश्नावली जो है वो उसका आकार जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। फिर सरलता, प्रश्नावली की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रश्नों को आसानी से समझ सके, एक सामान्य व्यक्ति भी उत्तर दे सके, उसे किसी विशेषज्ञ की सलाह न लेनी पड़े, ऐसी होना चाहिए प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि है। तो वैयक्तिक साक्षात्कार अर्थात जब अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से, जो भी अनुसंधानकर्ता होता है वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर, संबंधित व्यक्ति यानी जिनसे वह आंकड़े एकत्रित कर रहा है उनके पास जाकर समंकों का संकलन करता है। संकलन यानी एकत्रीकरण। जैसे किसी बाजार में प्रत्येक विक्रेता के पास जाकर विक्रय संबंधी समंक एकत्रित करना, किसी वस्तु विशेष की कीमत लेना है मान लो हमें, तो विक्रेता के पास, सभी के पास जाएगा और अलग अलग कीमतें वो तय करेगा, एकत्रित करेगा। इसी प्रकार से परिवारों के मासिक खर्च की जानकारी के लिए प्रत्येक परिवार के पास जाकर आंकड़े एकत्रित करता है। तो यहाँ ये हमें समझ में आ रहा है कि जो भी अनुसंधान करता है वह संबंधित के पास जाकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, तो वो कहलाता है। जैसा कि देखो शब्द में ही आशय छुपा हुआ है, वैयक्तिक साक्षात्कार, जब अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से साक्षात उपस्थित होकर आंकड़े एकत्रित करता है वह कहलाता है वैयक्तिक साक्षात्कार। इन सभी प्रश्नों को मैंने पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद है आप सभी तैयार करेंगे पुनः। थैंक यू।